भी है। भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। जो सरप्राइजिंग है वो शायद ये हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट, 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है। यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया, 105% का ग्रोथ रेट है। और एक्सपेक्टेड ये, अगर आप यही डबल और लगा ले, और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है, और इसके बाद ये 10 सालों में 8.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। देखिए, ग्रोथ रेट जो है एक वक्त में अगर बढ़ रहा होता है तो दूसरा वक्त ऐसा भी आता है कि यकदम आप नीचे चले जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक टाइम में आप आगे जा रहे हैं तो मुस्तकिल आगे जाते ही रहेंगे। ऐसी मौजूद है मिसालें, बाकी ममालिक भी मौजूद हैं। तो मिसाइल आते हैं, यकदम कहीं पे बूम आ जाता है, कहीं पे गिरावट आ जाती है, होते रहते हैं। पाकिस्तान खुद एक बड़ी मजबूत इकोनॉमी रहा है, अब भी है। अब इंडियंस की जाहिर बात है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा मुल्क है, तो वो ऑब्वियसली उसने ज्यादा ही होना है। उनकी जो वहां पे इकोनॉमी है, उनके मामला ज्यादा ही होंगे हमसे। ये नहीं हम कह सकते कि वो हमसे बहुत पीछे चले जाए। और हम यहाँ 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं। किस राहदारी की बातें कर रहे हो आप? तो अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि होश के नाखून लें, या आप नाखून ना लें। नाखून मेरे ख्याल से गंदगी होती है कई बार उसमें। आप होश के कोई अच्छी एप्पल ले लें, आप होश के ऑरेंज ले लें, लेकिन आप प्लीज जो है अब भारतीय इकोनॉमी से सीख लें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोर दें। वरना भारत से आपका कोई कंपैरिजन अभी भी नहीं है। अब 1/10 नहीं है भारत की इकोनॉमी का। जब हम 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे तो आप मान लो डबल भी हो गए ना। जब हम 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे आज से 10 साल बाद, आप डबल भी हो गए तो आप 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं हो गए। खुश होता हूँ इस बात पे कि अगर जब भारत की अंदर तरक्की होती है, भारत की जीडीपी बढ़ती है, तो हमें खुशी होती है इस बात की कि हमारे हमसाया मुल्क में जो गुर्बत है वो कम हो रही है, उनके लोग तरक्की कर रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। तो उम्मीद है कि आइंदा कुछ अरसे में हमारे यहाँ भी सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कि प्लीज सोसाइटी में और उसामा बिन लादेन टाइप के लोगों को बनाएं, ताकि आपका एक प्रोग्रेसिव जो है मुल्क बन सके, जैसा भारत से तोड़ करके जिस तरीके के मुल्क आपने बनाने की कोशिश की है, और जो वादा किया आपने लोगों को कि हम एक इस्लामी शरई मुल्क देंगे। मैं तो आपसे वही डिमांड करता रहूंगा जब तक मेरी सांस है, कि प्लीज एक दिन तो मैं देखना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना है। यही मेरी तमन्ना है। तो देखिए इस जीवन काल में देख पाता हूं कि नहीं। तो प्लीज वॉर ऑन टेरर लड़ना बंद कर दे, उस पर बल्कि काम करें और ज्वाइन करें उसको। सर, यहाँ पर कोई नहीं चाहता है और कोई सपोर्ट नहीं करता उसामा बिन लादेन को। बिन लादेन को कभी भी आइडलाइज नहीं किया गया हमारी तरफ से, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारी आवाम की तरफ से। और मैं जाती तौर पे भी कभी भी उसामा बिन लादेन को हीरो नहीं मानता, ना ही मैं उनको आइडलाइज करता हूँ, ना मेरा उनके नजरियात के साथ इत्तेफाक है। मकारी की है इन्होंने। सारा टैलेंट तो पाकिस्तानियों का है वहां पे, उनको नहीं ले रहे हैं वो। ये तो देखिए शुरू से, आप जब से बने साजिश हो रही है आपके खिलाफ। अभी आसिफ साहब बोल रहे थे कि पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में साजिश का शिकार है वो। साजिश से ही नहीं निकल पा रहे हैं आप। आपका देश बना वो साजिश नहीं थी। उसके बाद आपने ऐसी थ्योरी ले ली जिसकी कोई आपने टेस्ट वेस्ट किया नहीं, उसको आप अजम्पशन पे चले गए कि हम बस मान लिए तो थ्योरी सच हो जाएगी। ये तो आपका अप्रोच रहा है। अब वो जब थ्योरी बैकफायर कर रही है तो कह रही हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। जब वो उसामा बिन लादेन को आज डिस्कार्ड कर रहे हैं। अबोटाबाद में भाई साहब एंजॉय कर रहे थे, बड़े से उसमें बकरी वकरी पाल रहे थे, अंडे भी वो प्योरी खाते थे क्योंकि मुर्गियां भी अंदर ही थी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ बाहर इस बात पे कि आपको पता नहीं क्या, ये ठीक है वो आ गए हैं एक ओहदे पे, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। कि चलो हमें खुशी है कि एशिया से कोई गया है, साउथ एशिया से कोई आया है। लेकिन दूसरी बात ये कि आते रहते हैं लोग। अब यूके के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इस तरह आते हैं, उर्दों पे आते हैं, लोग चलते हैं आगे आना। और जो भी बंदा जिसमें भी काबिलियत होगी वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय लॉबी बहुत मजबूत है वहां पे, बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं।
तो वो अगर आ गए हैं, ये अपनी काबिलियत पे कोई आ जाता है तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए। Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मियां आसिफ अली ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के हवाले से जो अपडेट हमारे सामने आई है वो ये है कि इंडियन जीडीपी हैज डबल फ्रॉम 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स टू 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन जस्ट 10 इयर्स। इसकी डिटेल पर बात करेंगे तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक को देखते हुए? इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। जो सरप्राइजिंग है वो शायद ये हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट, 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है और एक्सपेक्टेड, ये अगर आप यही डबल और लगा ले और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है और इसके बाद ये 10 सालों में 8.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझ लें कि जर्मनी जो है वो 4.9 पे है, जापान 4.4 पे है। जब आज से तो हम 100 बिलियन डॉलर दूर रह गए, जर्मनी से 550 बिलियन डॉलर दूर के करीब है। मैं यानी जर्मनी और जापान ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे, ठीक है ना? तो या 2027 तक जर्मनी निपट जाएगा और हम थर्ड इकोनॉमी 2027 में बनकर उभर चुके होंगे। और बाय द टाइम 10 साल और गुजरेगा और अगर ईश्वर ने सेहत दी और हम जीवित रहे, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। सिग्निफिकेंस इसी बात से समझ सकते हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जिस सेंट्रल एशिया की राहदारी की आप बार बार ताने देते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से राहदारी दे रहे हैं और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है उज्बेकिस्तान का जीडीपी कितना है? सेंट्रल एशिया है उज्बेकिस्तान। आपको पता है कजाकिस्तान की जीडीपी कितना है? तुर्कमेनिस्तान की जीडीपी कितना है? किर्गिस्तान की जीडीपी कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके सारे के सारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बातें हम बता देते हैं। आज के डेट में भारत के अगर आप पर कैपिटा इनकम यानी पीपीपी के आधार पर जीडीपी देखिएगा तो वो 20.54 ट्रिलियन है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर आप देखिएगा। लेकिन अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखिएगा तो वो करीबन वो, जैसा मैंने आपको बताया, 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आप अगर कजाकिस्तान की जीडीपी देखिएगा 296 बिलियन है, वो बिलियन। उनको अभी 700 बिलियन चाहिए नॉमिनल की, और अगर आप पीपीपी पे बात कीजिएगा तो 693 बिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन भी नहीं है पीपीपी, और पीपीपी के हिसाब से तो हम 24,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कोई मैच ही नहीं है। उज्बेकिस्तान का कितना है आपको पता है? डू यू नो द जीडीपी ऑफ उज्बेकिस्तान? 115 बिलियन डॉलर है। किर्गिस्तान की जीडीपी पता है आपको कितनी है? 100 बिलियन डॉलर भी नहीं है। और आप इनकी राहदारी का जो है वो तब से वो कह इनकी राहदारी, क्या वहां से हम ले आएंगे? और कौन से हमें राहदारी जाके बिजनेस करनी है? पॉपुलेशन भी कोई नहीं है कि कौन सा हमारा सामान ऐसा खरीद लेंगे कि बड़ी ज्यादा हमारी फर्क पड़ जाएगा। द ओनली थिंग दे हैव इज गैस, एनर्जी, पेट्रोल। उसके लिए आपको कोई राहदारी की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन से आ जाता है। अगर आप नहीं देंगे तो कैस्पियन सी के रूट से आ जाएगा, अगर आप राहदारी देंगे तो आपके नीचे से आ जाएगा। आप सोचिए 100 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं है किर्गिस्तान, 115 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उज्बेकिस्तान, और 293 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है कजाकिस्तान। तो ये कौन सी आप राहदारी रोक के बैठे हुए कि हम इतने इंपॉर्टेंट है, हम इतने इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी नहीं होती, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं।
तो पॉइंट मेरा ये है कि आपने अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ सोचा ही नहीं कभी, और आप जिस इकोनॉमिक सुपर हाउस पावर का हिस्सा थे, आपने उस हिस्से को ही काट दिया। आपने कहा कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद एक अजीब सी पॉलिसी बनाई। जब आप एक इकोनॉमी, आपने एक हेल्दी इकोनॉमिक इनहेरिट की थी, एक हेल्दी रीजन इनहेरिट किया था, और उसको आप ऐसी जगह पे ले आए हो कि आप खुद भी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो मियां आसिफ अली बता देंगे, 4-4.5 बिलियन डॉलर की, 100 बिलियन डॉलर की आप इकोनॉमी हो गए, 400 बिलियन डॉलर हो गए, 450 बिलियन डॉलर हो गए, इससे ज्यादा नहीं हो गए आप। तो पूरा आप ये मिला दीजिएगा ना, आप अपने आप को मिला लीजिए, किर्गिस्तान को मिला लीजिए, कजाकिस्तान को मिला लीजिए, और उसको मिला लीजिए उज्बेकिस्तान को, जिसके बदौलत आप पाकिस्तान बने हो। तो 296 यानी 300 ले लेते हैं कजाकिस्तान, 115 ले लेते हैं उज्बेकिस्तान, 415 हो गया। किर्गिस्तान 100 बिलियन ले लेते हैं, 515 हो गया, और 400 450 आप बोलते हैं। $1 ट्रिलियन सारे मिलके नहीं हो आप, और हम यहाँ $4.3 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। किस राहदारी की बातें कर रहे हो आप? तो अभी भी मैं आपको ये कहूंगा कि होश के नाखून लें, या आप नाखून ना लें। नाखून मेरे ख्याल से गंदगी होती है कई बार उसमें। आप होश के कोई अच्छी एप्पल ले लें, आप होश के ऑरेंज ले लें, लेकिन आप प्लीज जो है अब भारतीय इकोनॉमी से सीख लें और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोर दे। वरना भारत से आपका कोई कंपैरिजन अभी भी नहीं है। अब 1/10 नहीं है भारत की इकोनॉमी का। जब हम 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे तो आप मान लो डबल भी हो गए ना। जब हम 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे आज से 10 साल बाद, आप डबल भी हो गए तो आप $1 ट्रिलियन नहीं हो गए। 400 पे खड़े हो, डबल हो गए। इसी रेट से अगर आप चलते रहे तो भी आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनोगे। आप सोच लो आप कहां हो, हम कहां हैं। तो नो मैच, ना आप फिर इकोनॉमिक मैच में रह जाओगे, ना फोर्स के मैच में रह जाओगे, ना टेक्नोलॉजी से, ना किसी और चीज से। कोई मैच ही नहीं होगा। फिर आपकी स्टेटस बेसिकली सूडान की स्टेटस हो जाएगी। तो साहब क्या कहना चाहेंगे आप इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को देखते हुए, ये जो अभी लेटेस्ट खबर आई है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, ग्रोथ रेट जो है एक वक्त में अगर बढ़ रहा होता है तो दूसरा वक्त ऐसा भी आता है कि यकदम आप नीचे चले जाते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि एक टाइम में आप आगे जा रहे हैं तो मुस्तकिल आगे जाते ही रहेंगे। ऐसी मौजूद है मिसालें, बाकी ममालिक भी मौजूद हैं। तो मिसाइल आते हैं, यकदम कहीं पे बूम आ जाता है, कहीं पे गिरावट आ जाती है, होते रहते हैं। पाकिस्तान खुद एक बड़ी मजबूत इकोनॉमी रहा है, अब भी है। अब इंडियंस की जाहिर बात है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतना बड़ा मुल्क है, तो वो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ही होना है। उनकी जो वहां पे इकोनॉमी है, उनके मामला ज्यादा ही होंगे हमसे। ये नहीं हम कह सकते कि वो हमसे बहुत पीछे चले जाएं। हमने अपने ज्योग्राफी के हिसाब से, हमने अपनी मईशत के हिसाब से, हमने अपनी इकोनॉमी के हवाले से चलना है, अपनी चीजों को देख के चलना है। और खासकर जो गुज़िश्ता 20 साल से हमें वार एंड टेरर का सामना है, उस पे बहुत ज्यादा वसाइल जो हैं वो जाया हो रहे हैं। बहुत सारे मसाइल उसकी वजह से बने हुए हैं। और यकीनन जब ये वार एंड टेरर खत्म हो जाएगी आइंदा कुछ अरसे में, जो कि हमारी कोशिश जारी है, तो उसके बाद यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी में है जो वो भी बूस्ट करेगी। ऐसा कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और ये भी नहीं है कि जो जिस लेवल पे, जिस स्पीड से ये आगे जा रहा है, उसी स्पीड को बरकरार रखेगा। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल उसी तरह इशारे से डबल डबल करते जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह चलता रहे। बाकी राहदारी वाला जो मामला है, जो सेंट्रल एशिया का है, तो वो हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आओ जी ले लो ले लो। वो तो आप लोगों को चाहिए होगी ले लेंगे, नहीं चाहिए होगी ना लें। इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि अभी सर मर तो नहीं रहे। बाकी हमारा जैसे ही ये सीपैक वाला मामला पूरा होगा तो वो बड़ी अच्छा हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत जबरदस्त साइन होगा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर से मिनरल्स निकल रहे हैं, जिस तरह गैस के जखायर निकल रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे निकल रहे हैं, सिंध से, पंजाब से। आप हैरान होंगे कि एक दौर में हमारे यहाँ बलूचिस्तान की सुई गैस को गिना जाता था, तो अब जो बलूचिस्तान की सुई गैस है वो बलूचिस्तान की अपना जो शेयर है वो भी पूरा नहीं कर पा रही। तो हमारे पास सिंध में बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद हैं, पंजाब में निकले हैं, तेल निकल रहा है, कोल है, दूसरी चीजें हैं। बलूचिस्तान के अंदर से रेकोडेक के जखायर हैं, दूसरे मौजूद हैं। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान की बनाई हुई चीजें, अब सियालकोट का जो फुटबॉल है हमेशा आपको पता है वर्ल्ड कप में यूज होता है। हमारे यहाँ जो हमारा साल्ट रेंज है, तो इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं और इस लेवल पे हमारे पास मौजूद हैं। इवन के अब तो जो ये हमारा दिफाई साजो सामान है, जो चीजें तैयार हो रही हैं, खासकर दूसरे ममालिक जो खरीद रहे हैं, हमारे जेट खरीद रहे हैं, टैंक खरीद रहे हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं कि वो इशू नहीं है इतना बड़ा। हमारे लिए असल इशू जो है वो वार एंड टेरर वाला है। मैं समझता हूँ कि जिस दिन वार एंड टेरर वाला
खत्म हो गया मामला, तो खत्म हो जाएगी सारी सिचुएशन और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी इकोनॉमी वैसे भी ग्रो कर रही है। ये नहीं है कि नहीं कर रही, इन मसाइल के बावजूद हम ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ेगी और ये सूरत हाल नहीं होगी। बाकी मैं हमेशा खुश होता हूँ इस बात पे कि अगर जब भारत की अंदर तरक्की होती है, भारत की जीडीपी बढ़ती है, तो हमें खुशी होती है इस बात की कि हमारे हमसाया मुल्क में जो गुर्बत है वो कम हो रही है, उनके लोग तरक्की कर रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। तो उम्मीद है कि आइंदा कुछ अरसे में हमारे यहाँ भी सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगरचे अब भी मामला कोई ऐसे खराब नहीं है, लेकिन आगे जाके हम बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमें अच्छे की ही रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पॉलिसीज़ है, किन पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमी भी जो है वो फ्लरिश हो सके जिस तरह इंडियन इकोनॉमी हो रही? देखिए, दुनिया में जो है ना, इस ब्रह्मांड में दो तरह के देश हैं। एक जो फैक्ट्स पे कायम है, दूसरे जो जो उम्मीद पे कायम है। पाकिस्तान जो है दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो उम्मीद पे कायम है, फैक्ट्स पे कायम ही नहीं है। वो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरी चाची को मूछें निकल आएंगी तो हम चाचा कह देंगे उनको, इस टाइप की बातों से कुछ नहीं होता। भारत की इकोनॉमी जो है वो हजारों वर्ष से 2000 साल का जीडीपी, इकोनॉमिक जीडीपी तो ओईसीडी ने कैलकुलेट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया जो था वो फॉर एक्सेप्ट फॉर द पीरियड जब ये सब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म और ये इस्लामिक जिहाद हमको फेस करना पड़ा, उसको अगर आप छोड़ दें तो अब भारत की जो इकोनॉमी थी वो हमेशा 25 से 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। अभी मैं कल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड की जीडीपी कितनी होगी टोटल। तो अगर हम मान लें वर्ल्ड की जीडीपी जैसे अमेरिका 20 ट्रिलियन है, इतना ही करीब होगा यूयू, चाइना इतना होगा, तो 60, यानी कि अगर हम मान लें कि 70-80 बिलियन डॉलर अगर वर्ल्ड की जीडीपी है, तो इंडिया आज की डेट में या 100 ट्रिलियन डाल ले तो इंडिया आज की डेट में 4-5% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी तो बन चुका है। एंड 10% बनना हम 10 साल में हो जाएंगे। तो ये जो आसिफ साहब ने कहा कि भाई ये तो बनते बिरते रहते हैं, हम कोई मिराकल नहीं है कि अचानक से हो गया। ये हमारा एक स्टेडी पैटर्न है, हम उम्मीद पे नहीं कायम है, हम फैक्ट्स पे कायम है। हमारा एक पैटर्न है, एक सेट हिस्ट्री है, प्रेसिडेंट है, जो देख करके दुनिया ये कह रही है। और ये हमारे कोई ख्वाबो ख्याल नहीं है, ये कोई हमारी इमेजिनेशन नहीं है, ये आईएमएफ का प्रेडिक्शन है। और उनका प्रेडिक्शन जो था वो बेस्ड है ऑन सर्टेन फैक्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कल को भूकंप आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कोरोना जैसा कुछ चीज आ जाए बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी आप इंडियन इकोनॉमी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी दुनिया शुरू से ऐसी रही है ना, बिकॉज कि यहाँ की इकोनॉमी जो है वो मिनरल्स और उससे नहीं चलती है। जैसे सऊदी अरेबिया है, ये तेल के जखायर और इससे चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सलमान साहब को पता है कि जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर से वो वापस उसी स्टेट में चले जाएंगे जहां से 100 साल पहले थे। तो वो अपने जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप ह्यूमन कैपिटल नहीं तैयार करेंगे, आज की डेट में बिजनेस क्या है, कोई सबसे रिचेस्ट जो कंपनी है वो क्या तेल बेच रही है, वो सोना बेच रही है, वो मिनरल्स बेच रही है। सबसे रिचेस्ट कंट्री में गूगल है, गूगल क्या बेचता है, डेटा बेच रहा है। आज का जो गोल्ड माइन है, जो डायमंड माइन है, वो डेटा है, बिग डेटा पे दुनिया जा रही है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, यहां दुनिया काम कर रही है। आइडिया ही चेंज होने वाला है, जो जिस तरीके से आप दुनिया को देखते थे और उनकी जो आर्थिक रिसोर्स होते हैं उसको आप समझते थे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। सो आपको जखायर से ज्यादा मानवीय निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसी प्रोग्रेसिव माइंडसेट का निर्माण करना पड़ेगा जो हाइपर कंस्ट्रक्शन या हाइपर इंटरप्रिटेशन पे न जा करके वो फैक्चुअल एक्टिविटी करे, वो क्रिएटिव बने, एनालिटिकल बने, वो चीजों को सोचे, सोचने से डरे नहीं। और बिजनेस का नाम सोच है। अगर आप सोच नहीं सकते आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपके पास आइडियाज नहीं है आप बिजनेस नहीं कर सकते। गया जमाना, एक समय था एग्रीकल्चर बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था 400-500 साल पहले, वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था। आज इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी आज 5.0 पे चल रहे हैं, 2.0 3.0 कब का खत्म हो गया। अब आप डिजिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं।
तो पॉइंट ये है कि जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, जब तक आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं लाएंगे, वो सब होगा। टेक्नोलॉजी लाने से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता। इसका सीधा सा एग्जांपल है, मुझे पता है कि आपका जो सियालकोट है वहां से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है आपका, मुझे ये भी पता है कि आपके कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के लिए भी जो वो बनते हैं, क्या नाम है, सर्जरी के कुछ आइटम्स, उसकी भी आप एक्सपोर्ट करते हो, मगर वो सब एक्सपोर्ट मिलकर के भी $1 बिलियन नहीं हो पाते। कितने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और सियालकोट में इतनी इंडस्ट्री डेवलप कर दी आपने, मगर सियालकोट में उस बेचारे श्रीलंकन के साथ क्या किया था? टेक्नोलॉजी आने से जो ह्यूमन माइंड टेक्निकल नहीं बनता, इकोनॉमिक्स या पैसा आने से ह्यूमन माइंड वैसा नहीं बनता। आपको वो बनाना, जिस तरह की इकोनॉमी आने वाले 10 साल में होगी, ये इकोनॉमी होगी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इकोनॉमी वो नहीं होगी खरीदने बेचने की, मिनरल्स की। सारी दुनिया जब स्टार्टअप बता रही है, स्टार्टअप किसको कहते हैं? मैंने किताब में जो माय बुक व्हिच वाज पब्लिश्ड बाय थॉमसन रॉयटर बाय द वे, तो थॉमसन रॉयटर जब मैंने अपनी किताब लिखी दी कैपिटल मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया, उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा था स्टार्टअप पे, और जब मैं स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था और समझ रहा था, तो आई अंडरस्टैंड कि सारी कंपनियां स्टार्टअप नहीं होती। ओनली दोज कंपनीज विच आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी, उनको स्टार्टअप का वो मिलता है दर्जा, उनको स्पेशल जो है वो सहूलियतें दी जाती हैं कि भाई आप जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, टेक्नोलॉजी लाएं और उस तरीके का स्किल सेट क्रिएट करें। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि प्लीज बी प्रोग्रेसिव, और आपके लिए जो वॉर ऑन टेरर है वो तो मैं आपसे कहूंगा ना लड़ें आप प्लीज। वॉर ऑन टेरर बेसिकली जो लड़ाई शुरू की गई थी वो वॉर ऑन जिहाद थी, उनके अगेंस्ट में, ओसामा बिन लादेन साहब के अगेंस्ट में। आपके लिए वो हीरो है, मुझे पूरी तरीके से पता है, आसिफ साहब इसको बोलेंगे भी कि ओसामा बिन लादेन इज अ हीरो फॉर योर सोसाइटी, वो एक रोल मॉडल है। तो मेरी तो आपसे यही बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सोसाइटी में और ओसामा बिन लादेन टाइप के लोगों को बनाएं, ताकि आपका एक प्रोग्रेसिव जो है मुल्क बन सके, जैसा भारत से तोड़ करके जिस तरीके के मुल्क आपने बनाने की कोशिश की है, और जो वादा किया आपने लोगों को कि हम एक इस्लामी शरई मुल्क देंगे। मैं तो आपसे वही डिमांड करता रहूंगा जब तक मेरी सांस है कि प्लीज एक दिन तो मैं देखना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना है। यही मेरी तमन्ना है। तो देखिए इस जीवन काल में देख पाता हूं कि नहीं। तो प्लीज वॉर ऑन टेरर लड़ना बंद कर दे, उस पर बल्कि काम करें और ज्वाइन करें उसको। सर यहाँ पर कोई नहीं चाहता है और कोई सपोर्ट नहीं करता उसामा बिन लादेन को। अब आसिफ साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो शहीद है, वो हमारे हीरो है। मुशर्रफ ने कहा है वो हमारे हीरो है। कैसी बात? इमरान खान साहब का तो स्टांस कुछ और था ना। वो तो बेसिकली जितने भी ये मौलानाज हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे हैं। और हम उनके अक्सर उनके जो एक थेरी थी वो यही थी कि वो मौलानाज को जो है बड़े सपोर्ट करते थे, यानी कि मुल्क के लोगों के सेंटिमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। तो इस वजह से उनकी तो खैर बात ना करें, वो जिस तरह अपनी चीजों को पलटी खाते हैं, तो उनका तो यहाँ पे जिक्र बनता नहीं है। ऑल्दो बाद में पता चले आसिफ साहब जो है इमरान खान को ही सबके सपोर्टर निकले। मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। तो दूसरी बात ये कि उसामा बिन लादेन को कभी भी आइडलाइज नहीं किया गया हमारी तरफ से, या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारी आवाम की तरफ से। और मैं जाती तौर पे भी कभी भी उसामा बिन लादेन को हीरो नहीं मानता, ना ही मैं उनको आइडलाइज करता हूँ, ना मेरा उनके नजरियात के साथ इत्तेफाक है। तो बाकी जो है बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। और मैं वही कहूंगा कि बड़ी भारत की जाहिर है पॉपुलेशन ज्यादा है, रकबा ज्यादा है, बड़ा मुल्क है, तो उस हिसाब से उसकी जीडीपी हमसे ज्यादा ही होनी है। लेकिन पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में कोई कम नहीं है। और जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जीडीपी भी कहाँ जाके रुकती है। हमें क्या लर्न करना चाहिए इंडिया से, जो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि हम अपनी अपनी इकोनॉमी को, पाकिस्तानी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें? देखिए मैं तो समझता हूँ कि लर्न तो बहुत कुछ करना चाहिए, और बलूचिस्तान में और केपीके में हमने लर्न किया भी है बहुत कुछ। तो उन चीजों को मद्देनजर रख के ही सारा कुछ करना पड़ेगा। आसिफ साहब यहाँ पे एक और भी तो रिपोर्ट आई है ना कि बीएलए की तरफ से जो है वो मतलब जो अटैक किए गए, तो हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 बीएलए के टेररिस्ट को रिसेंट जो है मार गिराया। इस पर आप क्या राय रखते हैं? 14 रात उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करने की कोशिश की थी। कुछ रोड्स पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, तुर्बत शहर के अंदर कार्रवाई करने की कोशिश की थी। तो जाहिर बात है कि जो भी इस तरह का
लड़ाका ग्रुप होता है वो कोई बाकायदा रेगुलर फोर्स तो होते नहीं है। वो जहां पे भी जाके वैसे अटैक करके भाग जाए और बात है, जहां भी वो रुकने की कोशिश करेंगे वो नहीं बच सकेंगे। तो रात 4 जगहों पे हुए हैं मामला, और चारों जगहों पे 14 जो है टेररिस्ट या 15 टेररिस्ट हैं जो वो मारे गए हैं। तो ये अब जो रियासत ने, जो स्टेट ने पॉलिसी बनाई है जीरो टॉलरेंस वाली, तो उसके बाद यही होगा। आप जब किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब फैसला हो जाएगा कि किसी भी मिलिटेंट को अटैक करते हुए नहीं छोड़ना, तो फिर इस तरह तो होगा। और ये बिल्कुल ठीक पॉलिसी है। और जब इनको जड़ से, जब तक मिलिटेंसी को नहीं उखाड़ फेंका जाएगा, ये हल नहीं होगा मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, एक और भारतीय के हवाले से जो है हमें खबर मिली है, यूएस सेनेट कंफर्म इंडियन ओरिजिन जय भट्टाचार्य एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इस पर आप क्या राय रखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, वो ट्रम्प साहब मिले हुए हैं इनसे, क्या नाम है, यहूद हनूद से, मक्कारी की है इन्होंने। सारा टैलेंट तो पाकिस्तानियों का है वहां पे, उनको नहीं ले रहे हैं वो। ये तो देखिए शुरू से, आप जब से बने साजिश हो रही है आपके खिलाफ। अभी आसिफ साहब बोल रहे थे कि पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में साजिश का शिकार है वो। साजिश से ही नहीं निकल पा रहे हैं आप। आपका देश बना, वो साजिश नहीं थी। उसके बाद आपने ऐसी थ्योरी ले ली जिसकी कोई आपने टेस्ट वेस्ट किया नहीं, उसको आप अजम्पशन पे चले गए कि हम बस मान लिए तो थ्योरी सच हो जाएगी। ये तो आपका अप्रोच रहा है। अब वो जब थ्योरी बैकफायर कर रही है तो कह रही हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। जब वो उसामा बिन लादेन को आज डिस्कार्ड कर रहे हैं, अबोटाबाद में भाई साहब एंजॉय कर रहे थे, बड़े से उसमें बकरी वकरी पाल रहे थे, अंडे भी वो प्योर ही खाते थे क्योंकि मुर्गियां भी अंदर ही थी। तो वो भी आपके हीरो नहीं है। जो आपका हीरो नहीं है वो आपके अंदर रह रहा है, और जो आपका हीरो है वो शायद बाहर रहता है। वही तो भाई पाकिस्तान में ही हो रहा है ऐसा। देखिए, मुझे शुरू से शक था कि ट्रंप मिला हुआ यहूद हनूद के साथ। ट्रंप साहब यहूद हनूद के साथ हैं। ये पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश की गई है ताकि उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में लगा करके पाकिस्तानियों का हेल्थ खराब कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी ये साजिश है? आपके हेल्थ के साथ साजिश है। कोविड के बाद दूसरी साजिश है ये आपके साथ। मगर मुल्क मुस्तहिद है, मुल्क इस साजिश का बेतोड़ वो देगा, और यहूद हनूद की साजिश को आप जो है अपने पैरों के तले वो कुचल देंगे। मैं पूरा यकीन है आपके ऊपर, ठीक है। और आपके यहाँ पे अभी वो, ब्लेस यू, अभी आप आसिफ साहब बता रहे थे कि जीरो टॉलरेंस है, अब खात्मा कर देंगे आप टेररिस्ट का, भाई टेररिस्ट को मार करके। तो मारते जाइए। हमारे यहाँ तो हमें ये कश्मीर में ये सिखाते कि तुम कितने उसको मारोगे टेररिस्ट को, हर घर से एक टेररिस्ट निकलेगा। तो वो तो आपके ऊपर भी लागू होना चाहिए, कितने टेररिस्ट मारोगे हर घर से टेररिस्ट निकलेगा। देखिए, यही है लॉ ऑफ कर्मा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने जो दूसरों के लिए बोया वही पाए। आप नहीं गए। जब हम अपनी, हमारे यहाँ, आपको क्या लगता है ये जो आज इसरो का सक्सेस है, ये चूंकि हमने कोई इंस्टीट्यूशन 20 साल 30 साल 40 साल पहले बना दिया, सर नहीं। हमारे बाप दादाओं ने इसकी नींव रख दी थी जब उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने, जो हमारे यहाँ शादी ब्याह भी जो स्टार्स होते हैं उनके हिसाब से तय किए जाते थे, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। मगर दे न्यू कि देयर आर स्टार्स, उनके मोशन है। हम लोग क्या है? वी आर बेसिकली मैटर। तो अगर चांद के पास आने से पानी में ज्वार भाटा आ सकता है, तो हम भी तो 70% बॉडी तो पानी है। वो ये समझते थे, अर्थ की मूवमेंट को समझते थे। तो वहां से हमने अपनी स्पेस की जर्नी शुरू की थी। 57 इस्लामिक मुल्क हैं, कोई एक भी स्पेस में नहीं है, और न हो सकता है। लिखित में ले लीजिए, लिखित में। तो पॉइंट यह है कि प्रिजम्पशंस, अजम्पशंस, आप भी एमफिल कर रही हैं, आसिफ साहब भी एमफिल कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ाया जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में। प्रिजम्पशंस एंड अजम्पशंस आर एंटीथेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एज वेल एज द रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हो, 1 इंच का भी आप अजम्पशंस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, रिजल्ट फिर वो नहीं आता है जो आप समझना चाहते हो। और आपकी क्रिएशन थ्योरी से लेकर के, मतलब पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जैसे बना, आपके क्रिएशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी, ये आपकी क्रिएशन थ्योरी है। दिस इज ऑल लोडेड विद अजम्पशंस, ऑल। और चूंकि आप दोनों रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आई होप कि आप पुस्तकें लिखेंगे, एंड दोज अजम्पशंस
which were never weeded out in your two nation theory, आप उसको बैठेंगे, उसको weed out करेंगे, वरना ये आतंक वो आतंक नहीं है जो कोई देश फैला रहा है, ये आतंक अंदर से है, क्योंकि ये थ्योरी अब होल्ड नहीं कर पा रही है। देखिए, लोग कहते हैं पाकिस्तान टूटेगा नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, पाकिस्तान का आइडिया टूटेगा। लोग नहीं टूटते, लोग वहीं रहते हैं, आप वहीं रहते हैं, हजारों साल से आप लाहौर में थे, लाहौर में ही रह रहे हैं। हमारा आपका क्या टूटा? सोच तोड़ दिया आपने भारत की। आप कहते हो जी हम हमारे नहीं है, ये यहाँ की सिविलाइजेशन आपकी नहीं है, यहाँ पे संस्कृत भाषा नहीं है, आपने अरबी भाषा को मान ली जैसे अरबी भाषा हड़प्पन सिविलाइजेशन से निकली है। आप कह रहे हो यहाँ की संस्कृत, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ऐसी काम करेंगे ना, फिर BLA बनेगा और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनेगा, जो अपने कह रहे हैं हमको बचाओ। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की प्रोटेक्शन क्या इंडियन आर्मी से मांग रहे हो? भारत की सरकार के अगेंस्ट में कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी प्रदान करो, तो आपकी सरकार के अगेंस्ट में मांग रहे हैं। तो ये तो आशिफ साहब ही बताएंगे कि कहाँ थ्योरी में प्रॉब्लम हो गई है। जी जी, आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? जय भट्टाचार्य जो NIH के उनको डायरेक्टर बनाया गया, इस पर आप क्या राय रखते हैं? सर म्यूट हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ रिबाहा इस बात पे कि आपको पता नहीं क्या, ये ठीक है वो आ गए हैं एक ओहदे पे, तो अच्छी बात है, आना चाहिए कि चलो हमें खुशी है कि एशिया से कोई गया है, साउथ एशिया से कोई आया है। लेकिन दूसरी बात ये कि आते रहते हैं लोग, अब यूके के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इस तरह आते हैं, ओहदों पे आते हैं, लोग चलते हैं आगे आना, और जो भी बंदा जिसमें भी काबिलियत होगी वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय लॉबी बहुत मजबूत है वहां पे, बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, तो वो अगर आ गए हैं, ये अपनी काबिलियत पे कोई आ जाता है तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए। हमारे लोग भी मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सी सर्विसेज सरंजाम दे रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में है, ये नहीं लाखों के हिसाब से लोग हैं जो बाहर हैं और वो अपना अपना वर्क कर रहे हैं, बड़े अच्छे ओहदों पे हैं। तो ये तो होते हैं, और हर मुल्क की तरफ से जो अपनी उसकी मैन पावर होती है दूसरे ममालिक में, वो बड़ा अच्छा सोर्स होता है वहां से इनकम का। और पाकिस्तान के अंदर भी अरबों डॉलर जो आ रहे हैं, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी वजह से आ रहे हैं, तो वो तो ठीक है। तो वो भी अगर आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि और पाकिस्तानियों को भी चाहिए इस तरह जो है वहां पे कोशिश करें और वो भी आगे आ जाए। कि हमें इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही, जो डॉक्टर साहब हैरान हो गए हैं कि इसमें कोई साजिश हो रही है, भाई हमें उससे क्या नफा नुकसान हो जाना है किसी के आने से। ठीक है, वहां पे लॉबिंग फर्म्स में जो इनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और बिल्कुल मौजूद है हमारे हमसाया मुल्क की, और ये कोशिश करते हैं, आगे आ भी जाते हैं, और कई जगहों पे तो वाज़ेह नजर भी आ रही होती है। ताजा तरीन जो मारंग वाला मामला हुआ है, जो उसकी नॉमिनेशन हुई है नोबेल प्राइज के लिए, तो वहां पे भी नजर आ रही है हमें। ज़ाहिर है लॉबिंग तो इनकी मजबूत है, इसकी दाद देनी पड़ती है, इन्होंने कोशिश की है, आगे निकले हैं, वहां पे हर जो इदारा है उसमें पेनिट्रेट किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, अपने हजम के एतबार से हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और मौजूद है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि जो ये जो टेररिज्म वाला मामला और कश्मीर से जोड़ रहे थे, देखें कश्मीर में और KPK में या बलूचिस्तान में बहुत फर्क है। कश्मीरियों के पास अखलाकी जवाज मौजूद था अपनी जिद्दोजहद का, लेकिन बाकी के जो इलाके हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जहां पे कोई अखलाकी जवाज नहीं है, मैंने हमेशा ही कहा है कि मणिपुर में, नागालैंड में या छत्तीसगढ़ में कोई अखलाकी जवाज मौजूद नहीं है किसी को इस तरह की मूवमेंट चलाने का, और उसको कभी भी मैंने नहीं उसको सपोर्ट किया। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर भी अगर इन्होंने कुछ किया है तो उसका अखलाकी जवाज कोई नहीं है, उसका कानूनी जवाज कोई नहीं है। तो जाहिर बात है जहां पे अखलाकी और कानूनी जवाज कोई हो ही ना, तो उस पे तो एतराज बनता ही बनता है। तो बहरहाल ये एक अच्छा साइन है कि लोग आगे आ रहे हैं, और जहां पे भी किसी भी मुल्क में जो लोग उस इलाके के समझने वाले हैं और उनका ताल्लुक है किसी भी देश से हो, टैलेंट को आप रोक नहीं सकते। और दूसरी बात है, आप लॉबिंग अगर आपकी मजबूत है और उनके जाहिर इंटरेस्ट भी हैं, भारत एक बड़ी इकॉनमी है इस वक्त, तो उस हवाले से भी उन्होंने देखना होता है, हर मुल्क ने अपने मामला देखने होते हैं। दूसरा उनका चाइना के साथ अमेरिका का बड़ा इशू चल रहा है, तो जाहिर है वो भी वो देख रहे होंगे साथ, तो उन्होंने इसको भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते इस बात को, क्योंकि अमरीकियों ने जो भी करना है उन्होंने सिर्फ यही चीज नहीं देखनी कि कोई इस काबिल है कि नहीं, उन्होंने बाकी जियोग्राफिक देखने होते हैं, मामला देखने होते हैं, पॉलिटिकल मामला देखने होते हैं, सब कुछ देख भाल के ही उन्होंने ये करना होता है। जी।
डॉक्टर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, मैं ये कह रहा ना, देखिए जो ये जिसको ये लॉबी कह रहे हैं ना आप आसिफ साहब, वो लॉबी नहीं है, वो है दुनिया के नॉलेज सिस्टम के साथ, दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडियन अंडरस्टैंडिंग मैच करती है। कोई लॉबी से नहीं सक्सेसफुल होता, लॉबी से एक दो लोग होते जुगाड़ में वो पहुंच जाते, बात मैं मान सकता हूं आपकी, मगर ये पैटर्न नहीं हो सकता। ब्रह्मांड जो है वो मानवता की ओर जा रहा है, वो मानवीय बातें करता है। जब आप मानवता के हिसाब से देखते हैं तो आपको लॉबी की जरूरत नहीं होती। लॉबी में फिर उसका ये मतलब होता है कि नॉन टैलेंटेड भी है तब भी वो चूंकि लॉबी करके आ रहा है उसको ऊपर डाल दो। और अमेरिका की सक्सेस नॉर्मल सक्सेस नहीं है, भारतीय सारी दुनिया में सक्सेस कर रहे हैं। अफ्रीका के कई देशों में बहुत सक्सेसफुल वो है, क्या नाम है, इंडियन बिजनेसमैन है, वो चला रहे हैं। बहुत से देशों में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब नॉर्मल है हमारे लिए। भारतीय हर देश में है। अमेरिका इज द एपिटम ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। वहां पे सक्सेस लेने का मतलब है गोरों के बीच में सक्सेस, जो कि नहीं जल्दी पसंद करते। एफबीआई का डायरेक्टर कोई काश पटेल बन जाएगा अब उसके बदौलत लॉबी करके, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी का बंदा कोई रामास्वामी बन जाएगा लॉबी करके? से नहीं होता। सब चीजें लॉबी से नहीं जाती। लॉबी में लोग सक्सेसफुल होते, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, जिनके पास मेरिट नहीं होता, उनको लॉबी की जरूरत पड़ती। आप दुनिया की माइंडसेट के साथ नहीं कनेक्टेड हैं। एक पाकिस्तानी विदेश में जाके टेररिज्म के बारे में सोचता है। आप फ्रांस में एक बंदा गया था पाकिस्तान से, रिफ्यूजी बन के गया था, उसने जाकर के चार्ली हेब्दो के उसमें ऑफिस में गया और 4 लोगों को चाकू मार दिया उसने। उसके बाद एक पाकिस्तानी को, डॉक्टर साहब को मिला वो फेलोशिप, वो फेलोशिप में गए, वो भी वहां फटने चले गए। आप समझ ही नहीं रहे इन चीजों को। इट्स नॉट लॉबी। इंटायर ह्यूमैनिटी हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन द सेम पेज। अब वो ह्यूमैनिटी के नाम से जलते हैं, वरना काश पटेल इज एज ब्लैक एज इट कैन गेट। मगर काश पटेल को जे हुडगर हुवर जो थे, जो कि एडगर हुवर जो है एस्टैब्लिशर है उसके, क्या नाम है, आसिफ साहब, सीबीआई एफबीआई के, वो बताया कि उनसे भी बड़ा ये बनेंगे। ये ट्रम्प साहब ने जब वो अपनी स्वेरिंग इन में कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट एवर इन द एफबीआई। सो ये सब चीजें उससे नहीं होती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप समझिए, रूट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए, और ये कि इंडिया जो है वो आपके यहाँ पे इतनी बदअमनी फैला रहा है, इतनी बदअमनी इंडिया फैला दिया सिर्फ आपके यहाँ पे। ना बांग्लादेश हमसे ये कह रहा है, ना श्रीलंका कह रहा है, ना भूटान कह रहा है, ना नेपाल कह रहा है, सिर्फ आपके यहाँ पे हम बदअमनी फैला रहे हैं। अगर चले नेपाल भूटान ये अलग केस है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, बांग्लादेश तो मुसलमान है और पाकिस्तान का ही पार्ट था। वहां पे भी दे शुड बी अप इन आर्म्स, वहां भी आग लग जानी चाहिए थी, इंडिया करा देता, नहीं करवाया इंडिया ने। उनको भी तोड़ देता इंडिया। हमने तो ज्यादा टेरिटरी दी है उनको, उनसे बेटर को डिस्प्यूट को कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अंदर देखें, द थ्योरी इज प्रॉब्लमेटिक। आप पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने का अभी तक जो आपने थ्योरी बनाया उसको रिविजिट कीजिए, वरना कोई भारत आपको नहीं तोड़ सकता। दुनिया की कोई शक्ति की वरना भारत टूट जाता। कितने लोग ट्राई किए, 1000 साल ट्राई किए, नहीं टूटा भारत। आप टूट गए इसलिए क्योंकि आपने एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो आइडियोलॉजी में दम नहीं था, इसलिए आप फिर टूट गए। लेकिन भारत जब से बना है, भारत में कुछ नया जुड़ा है, टूटा आज तक कुछ भी नहीं, और ये बनता ही जाएगा, ऐसे ही सक्सेसफुल होता ही जाएगा ये, क्योंकि हजारों साल से टेस्टेड, टाइम टेस्टेड थ्योरी है इंडिया की। कई सिविलाइजेशन आई गई, खत्म हो गई, हमसे भी बेहतरीन सिविलाइजेशन थी। भारतीय सिविलाइजेशन सतत है, सिविलाइजेशन ऐसे नहीं खड़े हो जाते रातों रात। तो द थ्योरी दैट द ग्लू, गोंद जो आपको चिपका के रखेगा साथ में, काम नहीं कर रहा है। उसके लिए किसी भारत की जरूरत नहीं है, गोंद आपका छोड़ रहा है। समय आ गया है, जल्दी से नया गोंद लाइए और फिर लोगों को जोड़िए। ऐसा आइडिया जिससे लोग जुड़े, न कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बीएलए और सिंधी मोर्चा और कुछ और बनाए। पाकिस्तान में ही आप अपने लोगों से, इमरान खान को जेल में इंडिया ने तो नहीं डलवा दिया ना, वो प्राइम मिनिस्टर थे आपके, भाई अल्लाह का डरे, आप प्राइम मिनिस्टर को आप जेल में डाल दिया आपने।
और वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठाया, उसकी गवर्नमेंट गिराई, उसको जेल में डाल दिया। और उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको लाया गया इस नाम पे कि ये सादिक और आमीन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कहा ये सादिक और आमीन है, इनसे बड़ा कोई आदमी सादिक नहीं हो सकता। मैं हसन निसार जी को सुन रहा था, इट इज इनकरप्टेबल, और प्रिसाइसली करप्शन के मामले में आपने जेल में डाल दिया। उनको किसी और मामले में नहीं डाला आपने उनको प्रिसाइसली डेरिया वाले मामले में और ये तोशा खाने वाले मामले में जेल में डाल दिया। जिसलिए ये आप सोचिए, आप जो कर रहे हैं ये भारत ने करवा दिया। वो कह रहे थे अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका आपकी सिस्टम्स को चला रहा है, फिर आप सोचिए कहीं तो गड़बड़ है ना जी। आसिफ साहब, एंड पे फाइनल रिमार्क्स। देखें, ये भी हमारी खूबी है कि हम लोगों ने कभी बुत बना के नहीं पूजे। जो बंदा जहां पे मुजरम निकला है या जिस पे इल्जाम आया है उसने सजा पाई है, और प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को सजा देना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जमहूरियत का हुस्न हो सकता है। इस तरह किसी और ममालिक में बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि किसी को भी इस तरह सजा दे दी जाए। तो हमारे यहाँ क्योंकि हर बंदा बराबर है, ये नहीं है कि एक गरीब आदमी को तो आप सजा दे दें लेकिन जो बड़ा ओहदेदार है उसको आप कहें नहीं भी, इसको तो सर पे बिठा के रखो। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारी जमहूरियत के लीडर को सजा मिल रही है सिटिंग, ऐसा ना करें भाई। सिर्फ सियासतदानों को मिल रही है सजा, बाकी दुबई चले जा रहे हैं। और बहुत लोगों को भी मिली है, ये वाहिद आदमी नहीं है। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई शोबा जिंदगी ऐसा है जिसमें इस तरह ना हो रहा। तो बाकी जो पोजीशन है, दूसरी बात है कि इलाकों की, मामलात की, तो वो तो जाहिर बात है चलते रहते हैं, होते रहते हैं। और यकीनन अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा कि आपके लोग भी आ रहे हैं, हमारे लोग बहुत ज्यादा बिजनेस में आगे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, चल रहे हैं, सिलसिले चल रहे हैं। ये तो जाहिर बात है हर इलाके के हर लोगों ने करना ही करना है। बाकी लॉबीज भी जो हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग उतनी ही मजबूत करनी चाहिए जिस तरह के हमारे हमसाया मुल्क की है। तो खैर, होप फॉर द बेस्ट। आगे जाके सिचुएशन जो है यकीनन और बेहतर होगी। जैसे ही हमारे यहाँ ये वॉर एंड टेरर का खात्मा होगा तो और भी सूरत हाल जो है बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी जी। सर, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।